क्लास 12th हिंदी में सिल्वर बैंडिंग कहानी में हम लोग पढ़े हैं यशोधर बाबू किशनदा के कहे हुए कथनों को याद कर रहे हैं कि यदि वो बोलते थे कि बच्चे शरारत कर रहे हैं तो उसमें वो बोलते थे कि सब लोग अपने युवा अवस्था में ऐसा करते हैं। उन्होंने अपने को खुद बताया कि मैंने भी अपने युवा अवस्था में ऐसा कौन सा काम था शरारत का जो मैंने नहीं किया था। आगे बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी किशनदास से विरासत में मिला हुआ एक फ़िक्रा है। फ़िक्रा मतलब जुमला होता है, वाक्य होता है या कथन, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर लें। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया मतलब व्यंग में कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। मतलब यशोधर बाबू सोचते हैं कि उनके पिता नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपना बचपना अच्छे से नहीं बिताया, तो अच्छा है मेरे बच्चे अपना बचपना अच्छा से बिता रहे हैं। आगे यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीति मंजूर करे। बोल रहे हैं कि ये धोखाधड़ी करने वाली दुनिया यशोधर बाबू को कब पसंद है, जो वह दुनिया की बनाए नए रीति रिवाजों को अपनाए। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि अब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु समहाउ कैसे भी यशोधर बाबू को किशनदा की यह युक्ति अब भी जचती है। मूर्ख लोग, ये किशनदा कहते थे, मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर बस। अब इसी जुमले को लेके ये भी चलते हैं जिसकी वजह से इनके बच्चे और पत्नी परेशान रहते हैं। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोड़ लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना करते थे और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रहेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक की तरह से सोचने वाले होते हैं। कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। मतलब उनके बच्चे अपने भविष्य की चिंता करने की बात करते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे रहना है, इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन यशोधर बाबू इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। वो किशनदा के बनाए हुए मूल्यों और सिद्धांतों पे चलना चाहते हैं, जो कि एक परिवार के साथ जीने वाले व्यक्ति के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी पत्नी, उसके बच्चों का भविष्य भी जुड़ा है, इसलिए उसे आगे के लिए सोचना चाहिए। ये यशोधर बाबू ठीक नहीं करते हैं, इसीलिए बच्चे और पत्नी उनसे दूरी बना लेते हैं। आगे जितना ही इस लोक की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए बाध्य कर रही है, इस लोक मतलब इस दुनिया की, उतना ही वह परलोक के बारे में उत्साही होने का यत्न करना है। परलोक मतलब ईश्वर के बारे में, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए। लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ जोड़े। असीक का फूल चटिया में खोसा, ये गलत दिया। अशोक के फूल को चुटिया में खोसा और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुँचे जहाँ एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन कर रहे थे। अफसोस, आज प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खास लगा नहीं। सच तो यह है कि वह भीतर से बहुत ज़्यादा धार्मिक अथवा कर्मकांडी हैं नहीं। हाँ, इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहे हैं। जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा
की तरह रोज मंदिर जाने, संध्या पूजन करने और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ने का यत्न करने लगे हैं। अगर कभी उनका मन शिकायत करता कि इस सब में लग नहीं पा रहा हूँ, तब उससे कहते कि भाई लगना चाहिए। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर राजपाट तुम लग जाओ बाट वन प्रदेश की। बोल रहे हैं कि नई पीढ़ी को सारी जिम्मेदारी देके अपने धार्मिक कर्मकांडों में लग जाना चाहिए। जो करते हैं जैसा करते हैं करें। हमें तो अब इस वर्ल्ड की नहीं, उसकी इस लाइफ की नहीं, उसकी चिंता करनी है। मतलब हमें इस दुनिया और दुनिया में जीने वाले तरीकों को नहीं सोचना है। हमारा समय निकल चुका है, अब बच्चों पे जिम्मेदारियां हैं, बच्चे देखेंगे। हमें तो उसकी चिंता करनी है, मतलब परमात्मा की चिंता करनी है और परमात्मा का ध्यान लगाना है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है। अब नहीं मांगते तो न मांगे। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का किया भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुनो, मतलब मन नहीं लग रहा है, वो मन को सचेत कर रहे हैं। सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने या अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा, सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे की पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रुद्ध ही होते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख, मतलब इतनी हैसियत है कि 100 रुपये उधार ले सकें।